प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 साइंस की ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स भेजें। देखिए, मैं आपको मानव पाचन के बारे में बता रहा हूँ और कल भी मैंने ये बता दिया था कि हमारा जो मुंह होता है तो उसमें टायलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और जल का अपघटन शुरू कर देते हैं। लगभग मुंह में 30% स्टार्च और माल्टोज में बदल जाती है। ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि लगभग 30% स्टार्च माल्टोज में बदल जाती है। ये मानव पाचन तंत्र का मैंने आपके सामने चित्र बना करके समझा रहा हूँ। ये हमारा लैरिंक्स है और ये भोजन नली है हमारी। ये यहाँ घाटी द्वार है, इस जगह पर बिल्कुल ये घाटी द्वार कहते हैं इसको। ये यहाँ पर अकर्णपुर, अधोजम, अधोजिह्वा, ये तीनों लार ग्रंथियां हैं। डायग्राम हो गया। ये आपको मानव का पाचन तंत्र दिखाई दे रहा है। मैंने इसी के बारे में आपको कई दिन से बता रहा हूँ। हमने इसमें मानव क्वेश्चन में आपको लिखवाया था, कल यहीं से लिखना शुरू कर दो कि मुंह में 30% स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। लिखना शुरू करो, मुंह में 30% स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। लगभग कितना? 30% स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम, जिसको म्यूकस, प्रोएंजाइम और पेप्सिनोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव यहीं पर पाया जाता है। तो क्या क्या होगा कि आमाशय में 3 प्रकार के और कौन से एंजाइम? म्यूकस, प्रोएंजाइम म्यूकस है, प्रोएंजाइम है, पेप्सिनोजन है। और इसी के साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्या होता है? हमारा जठरारस होता है। ये प्रोटीन का अपघटन करते हैं। तीनों मिलकर के क्या कर देते हैं? ये प्रोटीन का अपघटन कर देते हैं तथा शीशों में प्रोटीन को रेनिन में बदल देते हैं। ये प्रोटीन का अपघटन करते हैं तथा शीशों में इसे रेनिन में बदल देते हैं। इसमें बदल देते हैं, रेनिन में बदल देते हैं। आमाशय में ऑक्सीजन की कोशिकाएं होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती हैं, जिसका pH मान 1.2 रहता है। आमाशय में पाई जाने वाली
ऑक्सीडेंट कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं। आगे देखो, अब क्या होता है, आमाशय में ऑक्सीडेंट कोशिकाओं के द्वारा जब हाइड्रोक्लोरिक बना लिया जाता है, ये भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम भी करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि जब भोजन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें ये क्रमाकुंचन की गति के द्वारा इसमें पाए जाने वाले जो क्रिस्टी या उभार होते हैं, मैंने आपको बताया था आमाशय के 3 भाग होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जठर निर्णय अवरोधी, यहाँ पर वैसिका अवरोधी पाई जाती है और ये इसका मध्य भाग हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से उभार पाए जाते हैं, क्रिस्टी अंगुली में प्रवर्ध पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरह से मिलाते हैं। भोजन का जो माध्यम बाहर से आता है उसे अम्लीय बनाने का काम करते हैं और 3 से 4 घंटे तक भोजन को धारण कर रखते हैं। 3-4 घंटे तक यहीं पर भोजन पड़ा रहता है। इसलिए हमें कम से कम एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। तो मैं आपको यह लिख रहा हूँ कि आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। यहाँ पर कुछ घंटे तक क्या रहता है, भोजन संग्रहित रहता है और पेशियों के संकुचन से जठर रस में मिल जाता है। पेशियों की संकुचन क्रिया द्वारा पेशियों की संकुचन क्रिया द्वारा जठर रस से मिलकर काई का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण कर देते हैं, कायम का निर्माण कर देते हैं। जब ये कायम बन जाता है इसके पश्चात वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और सबसे अत्यधिक पाचन और अवशोषण का कार्य ग्रहणी में ही होता है। इसके पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ प्रवेश कर जाता है, छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है, सबसे अधिक पाचन और अवशोषण का कार्य ग्रहणी में ही होता है। छोटी आंत का आगे का भाग ग्रहणी होता है, जिसमें सबसे अधिक पाचन और अवशोषण का कार्य किया जाता है। इतना आप लिख लें, मैं इसको मिटाऊंगा ताकि आगे लिखने के लिए यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखिए,
अब क्या होता है, ग्रहणी में सबसे अत्यधिक पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रहणी में विभिन्न प्रकार की जो नलिकाएं होती है उनके द्वारा अग्नाशयी रस और पित्ताशय के द्वारा निकलने वाला पित्तरस आंत में छोड़ दिया जाता है। ग्रहणी में भी अग्नाशय द्वारा निकला अग्नाशयी रस तथा पित्ताशय द्वारा बनाया गया पित्तरस विभिन्न नलिकाओं द्वारा आंत में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे भोजन का जो माध्यम है अब तक अम्लीय था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्षारीय में कन्वर्ट हो जाता है। भोजन विभिन्न प्रकार के पित्त लवण और आंत रस में जो छोड़ दिए उनके द्वारा क्या करता है, पोषक तत्वों का पाचन कर लेता है, पित्त रस वसा का पाचन करता है और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है। यहाँ छोड़ा गया पित्त रस वसा का वायसीकरण करता है तथा कौन से एंजाइम को बना देता है, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है। जब लाइपेज एंजाइम सक्रिय हो गया, इसके बाद क्या होगा, ग्रहणी द्वारा पचाया गया सन्निकट भोजन छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, शोषित कर लिया जाता है। अवशोषित पदार्थ को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त के द्वारा शरीर के भागों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर जो भी अवशोषण हुआ के विभिन्न भागों की कोशिकाओं के लिए दे दिया जाता है।
शरीर की विभिन्न भागों की कोशिकाओं के लिए क्या कर देते हैं, भेज दिया जाता है, तथा वहाँ पर जो अपचित और अनअवशोषित पदार्थ है उनको बड़ी आंत में भेज देते हैं। छोटी आंत के द्वारा अनपचित व अनअवशोषित अनपचित और अनअवशोषित भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में आ गया भोजन। यहाँ पर बड़ी आंत में क्या कर दिया जाएगा कि प्रमुख कार्य जल का और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। शेष बचा अवशिष्ट पदार्थ इसके द्वारा क्रमाकुंचन की गति के द्वारा मलाशय के भाग में से बाहर निकाल दिया जाता है। मातृश्री बोला आपको बड़ी आंत का प्रमुख कार्य जल और खनिज लवणों का इसके पश्चात शेष बचे अपशिष्ट को 20 सेंटीमीटर लंबे मलाशय में भेज दिया जाता है। और भाई जब अपचित और ठोस इस अपशिष्ट से मलाशय जब पूरी तरह बढ़ जाता है तो तंत्रिका प्रतिवर्ती के कारण ये मल शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब मलाशय पूर्णतया मन से भर जाता है तो प्रतिवर्ती तंत्रिकाओं के माध्यम से क्रमानुसार होकर मन द्वार से मन को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये क्या हो गई है, एक पाचन की क्रिया हो गई है। मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारी मलाशय की तंत्रिकाओं ने हमारे मस्तिष्क को सूचना दे दी है कि मलाशय मल से पूरी तरह भर चुका है, उसकी क्षमता के अनुसार अब अति शीघ्रता से मलाशय को मल उत्सर्जन कर देना चाहिए। इस बात की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा बार बार मिलती रहती है। संवेदी तंत्रिकाएं प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप मलाशय में क्रमाकुंचन शुरू कर देती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं,
उनके द्वारा भेजे जाने वाले मैसेजों या संदेशों को हम इग्नोर करते रहते हैं और मल को बलपूर्वक रोक लेते हैं। इससे क्या होता है, मल हमारे आंतों में चिपकना शुरू हो जाता है। मल आंतों में चिपक करके कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे देता है। कई बार आंतों में घाव हो जाते हैं, जिसे हम आंत्रटीबिया, आंत का घाव के अमीबियासिस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आने वाले इन अपशिष्ट पदार्थों के वेग को त्यागने वाले जो वेग आते हैं उनको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। जितना हो सके उतनी शीघ्रता से शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ पर आपका ये पॉइंट पूरा हो गया है। अब आपके बॉक्स में दंत क्षरण नाम से पॉइंट है। मैं यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म करता हूँ। मानव में क्वेश्चन वाला आपने इसे लिख लिया होगा, लिखा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा चल रहा है दंत क्षरण। देखिए, दंत क्षरण से क्या तात्पर्य है? दंत क्षरण से तात्पर्य है कि दांतों के ऊपर पाई जाने वाली इनेमल परत का क्या हो जाना, टूट जाना ही क्या कहलाता है? दंत क्षरण कहलाता है। हम जो भोजन खाते हैं, हम भोजन खाने के पश्चात हमारे दांतों में जो जगह रह जाती है, उन दांतों के अंदर भोजन के कण फंस जाते हैं। मुंह के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया उनको सड़ा करके उनमें विशिष्ट प्रकार का क्या कर देते हैं, अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। जो दांतों के ऊपर पाए जाने वाली जो इनेमल परत होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसको क्या कर देते हैं, वो गलाना शुरू कर देते हैं। दांतों के अंदर कैविटियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और उनका pH मान 5.6 से कम हो जाता है। जैसे 5.6 से कम होने लगेगा, दांत टूट टूट करके गिरने लग जाएंगे, इसको हम दंत क्षरण कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षारीय दंतमंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने से पहले और रात्रि को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिख देंगे दंत क्षरण। ये आपने लिख लिया होगा। देखिए, दंत क्षरण क्या है इसके बारे में लिखेंगे। दंत क्षरण या उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दंत क्षय के नाम से भी जानते हैं। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के क्या होने को मृदुकरण होने के कारण होता है। एक बात हो गई है। नंबर दूसरी बात लिखें कि दंत क्षरण में और क्या होता है, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, यानी का तात्पर्य है हम जो भोजन करते हैं, क्या करते हैं, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के कण हमारे मुंह में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। भोजन में शर्करा, भोजन में हमारे द्वारा किए गए भोजन के कण दांतों में फंसकर क्या करते हैं, वहां पर दांतों में फंस जाते हैं। दांतों में फंस जाते हैं तो क्या होता है
कि मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं इन्हें क्या कर देते हैं, इससे क्रिया करके अम्ल बना देते हैं। मुंह के बैक्टीरियाओं से क्रिया कर अम्ल बना देते हैं। अब ये बना हुआ अम्ल क्या करता है पता है, ये बना हुआ अम्ल एनिमल का क्या कर देता है, विघनीकृत कर देता है। ये बना हुआ अम्ल मुंह का pH मान 5.6 से कम कर देता है, जिससे दांतों पर पाई जाने वाली एनिमल पर टूटने लगती है। दांतों पर भी एनिमल की परत होती है, वो क्या कर देते हैं, टूटने लग जाती है। दांतों पर चिपक करके दंत प्लांट को बना देते हैं। ये कण दांतों पर चिपक कर दंत प्लांट का निर्माण करते हैं। अब इन्होंने क्या बना दिया, दंत प्लांट बना दिया। अब ये दंत प्लांट क्या करेगा, दंत प्लांट दांत को ढकेलता है, जिससे लार का संपर्क दांत से नहीं होता है। दांत का संपर्क लार से नहीं हो पाता है। लार मैंने एक दिन भी आपको बताया था कि लार क्या करती है, दांतों की सफाई करने का काम करती है। मुंह के pH मान को बना करके रखती है, 5.6 से कम हो जाता है, 11 नष्ट हो जाती है। मुंह में बैक्टीरिया क्या कर देते हैं कि पाए जाने वाले कणों को सड़ा देते हैं। ये सड़ने वाले जो है ना, कई बार क्या होता है कि दांत की जो बोन मैरो होती है उसमें भी प्रवेश कर जाते हैं। तो उसमें प्रवेश करने के पश्चात तो उनके अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब क्या हो गया, पता होगा, ये सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर मज्जा में प्रवेश कर जाएंगे, मज्जा में प्रवेश करके जलन और संक्रमण कर देते हैं। इससे दंत क्षय हो जाता है। इससे बचने के लिए
भोजन से पूर्व बचने के लिए भोजन से पूर्व तथा सोने से पहले क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका दंत विषय हो गया है। अब इसके बाद आपके कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। पाठ का क्वेश्चन है, तो मैंने देखो स्वयंपोषी पोषण में लिख दिया कि वे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं। और पोषण की यह विधि स्वयंपोषी पोषण कहलाती है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ लिखवा चुका हूँ। दूसरी है कि सभी हरे पौधे स्वयंपोषी पोषण विधि द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रणाली के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जैसे सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल हैं तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु इसमें आते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो वे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित नहीं कर पाते और दूसरे जीवाणु से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। और इसको विषमपोषी जीव कहलाते हैं और इसको हम विषमपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। सभी जंतु विषमपोषी पोषण विधि प्रदर्शित करते हैं। जैसे कौन कौन से शाकाहारी हैं, चाहे मांसाहारी हैं, चाहे फलहारी हैं, ये सभी प्रकार के सभी जंतु कबाब अधिकांश जीवाणु आदि आ जाते हैं। दूसरा, ये मैं आपको दोनों चीज़ें लिखवा चुका हूँ, विषमपोषी पोषण और समपोषी पोषण। देखना पाठ के शुरुआत में ही है, आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। इस प्रश्न को आप कर लें। स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण तो दोनों में डिफरेंस आपको लिखवाए रखे, उन दोनों डिफरेंसों के आधार पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ आपका जो पहला प्रश्न है उसको उत्तर में दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। प्रश्न लिख लो, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। देखो, हम इस बात को जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है उसके रूप में प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है और परागण पेड़ में मौजूद होता है। जब ये ऊतकों तक पहुंचता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जल तने की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो लिखेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण के
लिख लीजिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से लेता है? प्रकाश सूर्य से प्राप्त कर लेता है। प्रकाश तो कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। जल पौधे की जड़ों द्वारा मृदा से कहीं न कहीं रहता है। जल पौधे की जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। परागण किसमें होता है? तो पौधे में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिली हुई 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिली या वायु में विद्यमान 0.03% CO2 से प्राप्त कर ली जाती है। क्लोरोफिल उत्पादक में ही होता है। क्लोरोफिल पौधे में खुद में ही होता है। पौधे के प्रकाश संश्लेषी भागों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पौधे के पत्ती वाले भागों में रंध्र पाए जाते हैं, जिनसे होकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों तक पहुंच जाती है, जिनसे CO2 पादप के ऊतकों तक पहुंच जाती है। ऊतकों तक पहुंच गई। और उसके बाद में क्या होता है? जल जाइलम द्वारा प्रकाश संश्लेषी भाग तक पहुंच जाता है। जल जाइलम द्वारा प्रकाश संश्लेषी भाग तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से सारी कच्ची सामग्री हो गई। जलीय पौधे जड़ में मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सतह द्वारा अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? 6 CO2 प्लस 12 H2 सूर्य का प्रकाश प्लस परमाणु द्वारा C6H12 O6 प्लस 6H2 ये बन करके बाहर से जाते हैं। संतुलित देखने के बाद कार्बन के 6 ऑक्सीजन के 12 चॉइस, तो कार्बन के 6 ऑक्सीजन के 12 चॉइस, हाइड्रोजन के भी 12 चॉइस, और ये संतुलित है। ये चीजें क्या हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हो जाती है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। इसके पश्चात नेक्स्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।